हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। C4 प्लांट्स में ऐसा क्या हो रहा था जो उनका एक फीचर बन गया था। C4 प्लांट्स में ऑक्सीजन को एक्युमुलेट CO2 से ज्यादा नहीं होने दिया जाता था, क्योंकि CO2 को कॉन्सेंट्रेट किया जाता था। CO2 को एक टाइप से स्टोर किया जाता था, ज्यादा अमाउंट में किया जाता था, ताकि फोटो रेस्पिरेशन को सप्रेस किया जा सके, राइट। और जिससे क्या हो रहा था, रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम नहीं कर रही थी। और दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज होती है कि C4 प्लांट्स के क्या फीचर्स हैं जो इनको इतना खास बनाते हैं। 2 फीचर्स ऑफ C4 प्लांट्स, ठीक है। पहला फीचर, कंसंट्रेटिंग CO2 इन बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स में CO2 को इकट्ठे करना। दूसरा फीचर आता है कि पेप जो है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, वो उसकी एफिनिटी बाइकार्बोनेट आयंस के साथ ज्यादा होना, ठीक है। एफिनिटी ऑफ पेप इज हायर फॉर बायोकार्बोनेट आयंस। और बाइकार्बोनेट आयंस, इससे क्या हो रहा था कि स्टोमेटा थोड़े क्लोज रह रहे थे। स्टोमेटा रिमेन क्लोज, ठीक है। जिससे ये सारी चीजें क्या हो रही थी, बेटर बना रही थी उन प्लांट्स को एक बार, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, स्टोमेटा क्लोज हो रहे थे, और स्टोमेटा क्लोज, इससे H2O लॉस भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ठीक है। तो ये सारे फीचर किसके थे, C4 प्लांट्स के। ये सारे फीचर किसके थे, C4 प्लांट्स के। यहाँ पे पेप कार्बोक्सिलेज आ जाएगा, ठीक है। पेप कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम था। डन। इसके बाद हमने ये देखा जिससे C4 प्लांट्स आर बेटर अडेप्टेड टू ट्रॉपिकल एरियाज। इसी की वजह से ये सारी चीजें आई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लाइट कंपनसेशन पॉइंट। या पहले आएगा कंपनसेशन पॉइंट। तो कंपनसेशन पॉइंट क्या है, पहले कंपनसेशन पॉइंट की बात करेंगे। व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट? कंपनसेशन पॉइंट क्या है कि जब मान लो किसी भी सेल में क्या हो रहा है, किसी भी प्लांट में क्या हो रहा है, CO2 अंदर आ रही है, CO2 अंदर आई और CO2 बाहर की। अब CO2 बाहर क्यों जा रही है, अंदर क्यों आ रही है? अंदर आती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है, ठीक है। अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए आती है, बाहर किसके थ्रू जाती है, रेस्पिरेशन के थ्रू। क्योंकि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, ठीक है। जिसके थ्रू क्या हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है और CO2 बाहर आ रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्या कि जितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, मान लो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 अंदर आ रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बाहर जा रहे हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। डन। अब कंपनसेशन पॉइंट लाइट पे डिपेंड करता है, तो हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है लाइट कंपनसेशन पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लाइट कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये हाईली डिपेंड करता है लाइट पे। डन। अब आगे चलते हैं। जब भी जैसे मान लो कि लाइट इंटेंसिटी सुबह सुबह की कम की है, तब फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा, रेस्पिरेशन का है। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाएगा, रेस्पिरेशन का कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। तो बीच में एक कंपनसेशन पॉइंट आएगा जिसमें फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एक दूसरे का इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहां पे लिख रही हूं, प्लांट्स assimilate CO2
for photosynthesis and plants release CO2 for respiration. प्लांट रिलीज भी करते हैं CO2 को रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अब इन दोनों का जो एक पॉइंट आता है उसी को क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। अब अगर लाइट नहीं है, पहली बात इन एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब डार्क में क्या हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट और डार्क में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है, कम, फोटोसिंथेसिस हो जाती है काफी कम, और रेस्पिरेशन का अमाउंट क्या हो जाता है, ज्यादा। ठीक है, ऐसा ही होता है डार्क में रेस्पिरेशन का अमाउंट कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज हो रही है कि कंपनसेशन पॉइंट नहीं आ पाता है। ठीक है, फिर आते हैं लाइट में। इन लाइट में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का रेट हाई रहता है, फोटोसिंथेसिस का रेट हाई रहता है एंड रेस्पिरेशन का रेट लो रहता है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हो रही है। डन, इतने क्लियर हो गया। चलिए, अब एक टाइम ऐसा आता है जिसमें दोनों का रेट सिमिलर होता है। इसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें दोनों का रेट सिमिलर होता है, हेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा ये, लो टू हाई। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन बोल रही हूँ, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का लाइट इंटेंसिटी पे हाई इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कैसे। लो लाइट में क्या होगा, एक लाइन बनेगी फोटोसिंथेसिस की, दूसरी लाइन बनाएंगे रेस्पिरेशन की। ठीक है, डन। तो जैसे ये है लो लाइट इंटेंसिटी, ये है हाई लाइट इंटेंसिटी, तो यहां पे ये मान लो हमने किया फोटोसिंथेसिस एंड दिस इज रेस्पिरेशन, तो यहां पे क्या ज्यादा है, रेस्पिरेशन ज्यादा है फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि लो लाइट इंटेंसिटी है। दूसरी जगह हम क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे दोनों को फिर से। अब ये थोड़ी सी लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, P इज इक्वल टू R, फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन, और यहां पे रेस्पिरेशन कम हो जाएगी हाई लाइट इंटेंसिटी पे, और क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस का रेट जैसे जैसे लाइट आती रहेगी, फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता रहेगा। मान लो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, रेस्पिरेशन, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट हाई है रेस्पिरेशन से। क्लियर हो गया? आई एम सॉरी। ठीक है, तो हेंस लाइट इंटेंसिटी, इस तरह से ये सारा ग्राफ आएगा। ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट इंटेंसिटी। तो कंपनसेशन पॉइंट आपका कहां पे आया, यहां पे, जब फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन। कंपनसेशन पॉइंट कहां आया, फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लाइट कंपनसेशन पॉइंट फॉर सन प्लांट्स एंड शेडी प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज light compensation point for sun plants and shady plants। ठीक है, सन प्लांट्स एंड शेडी प्लांट्स।
यहाँ पे आएंगे हमारे सन प्लांट्स, यहाँ पे आएंगे शेडी प्लांट्स। यहाँ पे आएंगे शेडी प्लांट्स। तो जो सन प्लांट्स हैं तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको एक ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी, मतलब उनकी एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, ऑप्टिमम ग्रोथ होती है जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ऑप्टिमम ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ कब होगी, जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। ऑप्टिमम ग्रोथ इन हाई लाइट इंटेंसिटी, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो कब होगी, जब लाइट की इंटेंसिटी हाई होगी। और शेडी प्लांट्स में वही ऑप्टिमम ग्रोथ लो लाइट इंटेंसिटी में भी हो जाएगी। ऑप्टिमम ग्रोथ इन लो लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिमम ग्रोथ इन लो लाइट। अब यहाँ पे कंपनसेशन पॉइंट क्या रहेगा, सन प्लांट्स का हाई रहेगा, हाई लाइट इंटेंसिटी में आएगा। तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट कब आएगा, when light intensity is high, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइट कंपनसेशन पॉइंट कब आएगा, जब लाइट इंटेंसिटी लो भी है तब भी आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अगर हम बात करें सन प्लांट्स की, तो सनलाइट यहां से आ रही और शेडी प्लांट्स यहां पे हैं कहीं, तो यहाँ पे तो यहाँ पे कम लाइट आएगी और यहाँ पे चिक्के आ रही है, लाइट ज्यादा आएगी, तो इसलिए उनको लाइट ज्यादा पे उनका कंपनसेशन पॉइंट आता है, और इनका लाइट कंपनसेशन पॉइंट जल्दी आ जाता है when light intensity is low, ठीक है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट जल्दी आ जाता है। डन, इतनी बात होगी। हमने पढ़ना था क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स। तो ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये जो है ये वाला पाथवे, ये एक पाथवे है, और इस पाथवे को कौन शो करते हैं, क्रैसुलेसी फैमिली के मेंबर्स शो करते हैं। क्रैसुलेसी फैमिली के मेंबर्स शो करते हैं। अब ये है क्या, ये CO2 को कंसंट्रेट करने का एक नया मेथड है। जैसे C4 प्लांट्स में आपने देखा ना, वैसे ही यहाँ पे CO2 को स्टोर करने का ये एक नया मेथड है, तो इसको बोलते हैं क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। न्यू मेथड other than C4 plants, C4 cycle to concentrate CO2। अब ये पाया किस में जाता है, ये पाया जाता है जीरोफिटिक प्लांट्स में, फाउंड इन जीरोफिटिक प्लांट्स, ठीक है, फाउंड इन जीरोफिटिक प्लांट्स, ठीक है। लाइक कौन से प्लांट होते हैं जीरोफिटिक, सकुलेंट प्लांट्स बोल सकते हैं उनके लिए, अनदर नेम इज सकुलेंट प्लांट्स, जीरोफिटिक प्लांट्स, जैसे कि हो गया कैक्टस हो गया, और सकुलेंट प्लांट्स एगेव हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जिनमें ये पाया जाता है। डन, और दो चार और एग्जांपल्स लिख लो, पाइनएप्पल लिख लो, एगेव लिख लो, एगेव हो गया शायद, ओपेंशिया कैक्टस कोई बोलता है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, ठीक है। पाइनएप्पल लिख लो साथ में। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब होता क्या है, यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो रात के टाइम ओपन होते हैं और दिन के टाइम क्लोज होते हैं, ठीक है। रात के टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा आर ओपन एट नाइट एंड क्लोज्ड एट डे टाइम। अब चल क्या रहा है पूरा प्रोसेस देखिए। लेट्स सपोज अरे यार ये बड़ी बेइज्जती कराता है, यही बोर्ड है ये जो बेइज्जती कराता है।
इस तरह से ये क्या है, स्टोमेटा आ गए, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इसके अंदर सारी प्रोसेस चल रही है, इसके अंदर सारी प्रोसेस चल रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस नीचे वाले को मिटा दिया मैंने। अब इसमें हम इसको देखते हैं। चलिए, व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज्ड, ये कब होगा, डे टाइम में, डे टाइम। दूसरा करते हैं नाइट टाइम, जब ये कुछ उल्टी चीज दिख रही है, स्टोमेटा आर क्लोज्ड एंड स्टोमेटा आर ओपन, ठीक है। नाइट टाइम पे क्या होंगे, स्टोमेटा ओपन है, डे टाइम पे क्या है, स्टोमेटा क्लोज्ड है। इनको थोड़ा मैंने ओपन टाइप ही बना दिया, तो इसको सही करते हैं, ठीक है, क्लोज्ड इस टाइप से। अब हो क्या रहा है, नाइट टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आई, कन्वर्ट हुई कार्बोनेट आयंस में, बाइकार्बोनेट आयंस में। अब यहां पे क्या वाटर लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, बट बहुत ही कम हो रहा है। नाइट टाइम पे वाटर लॉस बहुत ही कम हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीरोफिटिक प्लांट्स में ये एडेप्टेशन देखने को मिलती है, तो उनमें वाटर लॉस तो काफी कम होना चाहिए, है ना। जीरोफिटिक प्लांट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस वाटर लॉस को, तो उनमें जो वाटर लॉस है वो काफी कम होगा। और इसी से क्या होगा, इसी से यहां पे क्या स्टोर्ड है, स्टार्च स्टोर्ड है, ठीक है। स्टार्च किस में स्टोर्ड है, क्लोरोप्लास्ट में। इस स्टार्च को कन्वर्ट किया जाएगा ट्रायोस फोस्फेट में, इस स्टार्च को कन्वर्ट किया जाएगा ट्रायोस फोस्फेट में, फिर फोस्फोइनोल पायरुवेट में। टैप क्या है, फोस्फोइनोल पायरुवेट में, C4 साइकिल में भी हमने पढ़ा, फोस्फोइनोल पायरुवेट क्या है, पेप, ठीक है। अब इसके साथ क्या मिलेगा, ये आयंस मिलेंगे। और पेप कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, पेप कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और ये कितने का है, 1 कार्बन का है। तो 4 कार्बन से क्या बनेगा, यहाँ पे मैलेट, या मैलेट से पहले यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, ऑक्सैलो एसीटेट, जैसा कि हमने पिछले बार देखा। ऑक्सैलो एसीटेट के बाद क्या बनेगा, मैलेट बनेगा। और यहाँ पे NaDH कन्वर्ट होगा NAD पॉजिटिव में, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम, कौन सा यूज हुआ यहाँ पे, जो एंजाइम यूज हुआ वो है NAD मैलेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, ये एंजाइम यूज हुआ। अब मैलेट्स को स्टोर किया जाएगा कहां, वैक्यूल्स में, मैलेट को स्टोर किया जाएगा वैक्यूल्स में, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई नाइट में, जब कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। क्लियर हुआ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च को ट्रायोस फोस्फेट में वापस से कन्वर्ट किया गया और फिर उससे क्या बना, पेप बना, दैट इज फोस्फोइनोल पायरोफोस्फेट। एंड उससे क्या हुआ, पेप के साथ बाइकार्बोनेट आयन ने मिलकर ऑक्सैलो एसीटेट बनाया। अच्छा एक बात बताओ, CO2 से अगर बाइकार्बोनेट आयन बनाने हैं तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, याद है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, राइट। उसके बाद पेप और HCO3 नेगेटिव मिलके ऑक्सैलो एसीटेट बनाएंगे। ऑक्सैलो एसीटेट में क्या होगा, NaDH, NAD पॉजिटिव में रिड्यूस होगा और मैलेट बन जाएगा। मैलेट से आगे मैलेट स्टोर किया जाएगा वैक्यूल्स में। तो ये कब हो रहा है, नाइट टाइम में। चलिए अब डे टाइम में आ जाए। कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है डे टाइम में अंदर, नो कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, नहीं आ रही। उसके बाद क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही है तो यहाँ पे नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो कन्वर्जन इन बायोकार्बोनेट आयंस, तो ये सारी चीजें नहीं हो रही, तो इसको हम मिटा देंगे। अब स्टार्ट करते हैं मैलेट आयन से। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है प्रोसीजर, वैक्यूल से। वैक्यूल से, वैक्यूल में क्या है, मैलेट, मैलेट से क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसीटेट। अब जब मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाया जाएगा, मैलेट सॉरी
मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट नहीं बनाया जाएगा, मैलेट से पायरुवेट बनाया जाएगा। ठीक है, मैलेट से पायरुवेट बनाया जाएगा। अब पायरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड है और मैलेट कितने कार्बन है? ये 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, CO2 रिमूव हो गई, CO2 रिमूव होगी, एक कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, उसके बाद जो एंजाइम यहाँ पे लगेगा वो एंजाइम कौन सा लगेगा? मैलिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम लगेगा? मैलिक एंजाइम। और साथ के साथ यहाँ पे फिर से जो NAD पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, जो यहाँ पे उल्टा हुआ था। अब पायरुवेट से क्या हो रहा है? पायरुवेट से आगे वापिस ट्रायोस फोस्फेट बन रहा है, ट्रायोस फोस्फेट बना। ठीक है, पायरुवेट से आप चाहे ये भी बना सकते हो, फोस्फोइनोल पायरुवेट भी बन जाएगा बीच में। ट्रायोस फोस्फेट बना और इससे क्या बनी? स्टार्च बनी, और उसको फिर से क्लोरोप्लास्ट में रख लिया गया। तो ये कब का काम है? डे टाइम का काम है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनेओजेनेसिस। ग्लूकोनेओजेनेसिस जब स्टार्च का फिर से बनना हो रहा है। ठीक है, दूसरे को क्या बोलते हैं? जब स्टार्च को तोड़ना है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, स्टार्च को तोड़ना इज ग्लायोलिसिस, सॉरी ग्लायोलिसिस। जेनेसिस होता है बनाना, लिसिस होता है तोड़ना। ठीक है, ग्लायोलिसिस। आई एम सॉरी, थोड़ा ध्यान देना इस पे। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया? ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। चलिए, आज पता नहीं क्या हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट टाइम पे क्या हो रहा है? CO2I बाइकार्बोनेट आयंस बने, बाइकार्बोनेट आयन से क्या हो रहा है? पैप मिलके क्या बना रहा है? ऑक्सैलोएसिटेट। ऑक्सैलोएसिटेट से मैलेट, मैलेट वैक्यूल्स में स्टोर किया जा रहा है। उसके बाद इधर क्या हो रहा है? स्टार्च से ट्रायोस फोस्फेट बन रहा था, फिर पैप बनाया था, इसी को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। स्टार्च का तोड़ना, शुगर का तोड़ना। डन, ये हो गया नाइट टाइम में, क्योंकि स्टोमेटा यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है, तो वाटर लॉस दिन में सबसे ज्यादा होगा, तो उसको बचाया जा रहा है बाय कीपिंग स्टोमेटा क्लोज। तो कैम्बाथ पे तभी तो जीरोफिटिक प्लांट्स मिलते हैं, जो रेगिस्तान वाले प्लांट्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में वापिस से स्टार्च को बनाया जा रहा है। मैलेट को वैक्यूल से निकाला जा रहा है, मैलेट बाहर आएगा। मैलेट से पायरुवेट बनाया, पायरुवेट से आप बीच का स्टेप पैप भी लिख सकते हो। पैप से ट्रायोस फोस्फेट, फिर स्टार्च बन रहा है, जिसको ग्लूकोनेओजेनेसिस बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब क्या क्या हुआ डे एंड नाइट में वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, कैम में क्या हुआ ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट? ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग नाइट, दो डिफरेंट चीजें हो रही हैं। ठीक है, डे में क्या हुआ? स्टोमेटा क्लोज है, स्टोमेटा क्लोज है, नो CO2, कोई CO2 अंदर नहीं आ रही। तो क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च कैसे हो रही है? मैलेट आयंस, मैलेट आर ब्रोकन डाउन इनटू, या मैलिक एसिड भी बोल सकते हैं, बताया था पिछले वाले में। मैलेट आर ब्रोकन डाउन इनटू किसमें? पायरुवेट एंड CO2, पायरुवेट एंड CO2। ठीक है, डे में ये हो रहा है, CO2 को कॉन्सेंट्रेट कर लिया, बहुत ज्यादा CO2 इकट्ठी हो जाएगी फिर उसके अंदर, पायरुवेट एंड CO2, एंड स्टार्च इज फॉर्म्ड। स्टार्च इज फॉर्म्ड कौन सी प्रोसेस से? ग्लूकोनेओजेनेसिस, बाय ग्लूकोनेओजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे जो काम बनता है उसको जेनेसिस बोलते हैं। नाइट में क्या हो रहा है? स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटा क्या है? ओपन है, और CO2 है, CO2 है। CO2 किस पे कन्वर्ट किया जा रहा है? बाइकार्बोनेट आयंस में। और बाइकार्बोनेट आयंस को किसके साथ यूज किया जा रहा है? पैप के साथ, फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ। फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जब यूज किया, तब उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे
मैलेट बनेगा। मैलेट को किसमें स्टोर किया जाएगा? स्टोर्ड इन वैक्यूल, स्टोर्ड इन वैक्यूल। तो यहाँ पे साथ के साथ पेप कहां से आ रहा है? पेप कहां से आया? स्टार्च को ब्रोकन डाउन किया गया ट्राइसफॉस्फेट में, फिर पेप में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि स्टार्च को तोड़ा गया है। डन। अब वाटर लॉस किस में हो रहा है? डे में नो वाटर लॉस, रात में मिनिमम वाटर लॉस। नो वाटर लॉस और मिनिमम वाटर लॉस। ठीक है, तो क्या पढ़ा आपने? शुरू से देखो क्या क्या पढ़ा आपने। कल C4 साइकिल पढ़ा था, CO2 एनरिचमेंट साइकिल। ठीक है, ये वाला साइकिल, इसको एक बार रिवाइज करते हैं पहले, इसी से रिलेटेड फिर हमारा आज वाला साइकिल है। तो ये जो प्रोसेस है ये मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट्स में हो रही थी, और इसका स्पेशल फीचर क्या है? क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी इसका स्पेशल फीचर है। आपको पता है क्रेन्स एनाटॉमी क्या है? वैस्कुलर बंडल के अराउंड किसका होना? बंडल शीट सेल्स का होना, और उसके बाद मेसोफिल सेल्स का होना। उसके बाद पूरा ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रही थी? बाहर से C4 साइकिल में क्या हो रहा था? बाहर से CO2 आ रही है, CO2 को कन्वर्ट किया जा रहा था बाइकार्बोनेट आयंस में थ्रू कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू कन्वर्ट किया जा रहा था। फिर फोस्फोइनोल पाइरुवेट किसके साथ मिलके? बाइकार्बोनेट आयंस के साथ मिलके क्या बना रहे थे? ऑक्सैलोएसिटेट, ऑक्सैलोएसिटेट बना रहे थे। और कौन सा एंजाइम लगा यहाँ पे? पेप कार्बोक्सिलेज लगा। और उसके बाद ऑक्सैलोएसिटेट आयन से क्या बना? मैलेट आयन बने। ठीक है, मैलेट बना, और मैलेट में कौन सा एंजाइम यूज हुआ? NADPH, मैलेट डिहाइड्रोजनेस। और यहाँ पे कन्वर्जन हो रही है NADPH की NADP पॉजिटिव में, ओवरऑल रिडक्शन हो रही है। फिर इस मैलेट को ट्रांसपोर्ट किया गया कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में, और मैलेट से पाइरुवेट बनाया गया। एंजाइम कौन कौन से लगे और क्या रिलीज हुआ? CO2 रिलीज हुई, C3 साइकिल में गई, और NADP पॉजिटिव को वापस से कन्वर्ट किया गया किसमें? NADPH में। और मैलिक एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे हो क्या रहा है ओवरऑल? तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, क्योंकि CO2 को रिमूव किया जा रहा है। फिर पाइरुवेट को ऊपर लेके गए कहाँ? बंडल शीट सेल्स में, सॉरी पाइरुवेट, हाँ यहाँ पे आएगा पाइरुवेट। फिर पाइरुविक एसिड बनेगा, यहाँ से पाइरुविक एसिड से आगे बनेगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट। अब इसमें कुछ एंजाइम यूज होते हैं, पाइरुवेट ऑर्थोफॉस्फेट काइनेज और डायकाइनेज, सॉरी। और ये एंजाइम इसलिए यूज होता है क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है पहले एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में और पायरोफॉस्फेट में। पायरोफॉस्फेट में दो फॉस्फेट्स, अगर इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता तो एक फॉस्फोरस रिलीज होनी थी, बट यहाँ पे दो होती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बिकॉज मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फिर बनता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट, और फोस्फोइनोल पाइरुवेट फिर से रिएक्शन में आ जाता है। डन, क्लियर हो गया एक बार फिर से। फिर हमें ये पता चला कि दो हाई एनर्जी बॉन्ड यूज होते हैं एटीपी के, और अब ओवरऑल क्या देखनी है हमने कि एनर्जी कॉस्ट क्या लग रही है, एनर्जी कितनी यूज हुई CO2 को कंसंट्रेट करने में। तो 3 CO2 लगे और 9 ATP एंड 6 NADPH किसमें? C3 साइकिल में। 3 CO2 को फिक्स करने के लिए 9 ATP एंड 6 NADPH लगते हैं, तो एक को कितने लगेंगे? एक को फिक्स करने के लिए, एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH। अगर मैं बोलूं 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने मॉलिक्यूल लगेंगे, तो सॉरी कितने एनर्जी लगेगी? तो 18 ATP एंड 12 NADPH। क्लियर? 18 ATP एंड 12 NADPH। उसके बाद C4 साइकिल में क्या हो रहा है? एक CO2 को फिक्स करने के लिए 2 ATP लग रहे हैं, 3 CO2 को फिक्स करने के लिए कितने? 6 ATP लगेंगे। फिर 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP लगेंगे? 12। क्लियर हो गया? उसके बाद ओवरऑल एनर्जी कितनी रिक्वायर हुई है यहाँ पे फॉर बोथ C4 एंड C3 साइकिल? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए अगर हम देखें तो 18 ATP एंड 12 ATP होते हैं, तो 18 प्लस 12 30 ATP टोटल लगे C3 C4 साइकिल में। और अगर हम बात करें C3 के लिए तो 12 NADPH लग रहे हैं, C3 के लिए 12 NADPH लग रहे हैं। और इसमें हमें पता है C4 में कोई NADPH मॉलिक्यूल नहीं लग रहे, एक बन रहा है एक टूट रहा है, वही हो रहा है। तो NADPH और NADH ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं,
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद तो इतना ओवरऑल कितने 6 CO2 की फिक्सेशन के लिए अगर हम C4 प्लांट्स की बात करें तो कितने ATP चाहिए, 30 ATP, और कितने NADPH चाहिए, 12 NADPH, क्योंकि C4 साइकिल में कोई NADPH नहीं लगते हैं, राइट। उसके बाद ड्राई क्लाइमेट्स में क्या होता है, C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन को रोक देते हैं। अब C4 प्लांट्स थोड़े हाई टेम्परेचर में अडेप्ट कर लेते हैं, पर अगर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है फिर आते हैं, एंट्री लेते हैं कैंप प्लांट्स, सबके बाप कैंप प्लांट्स, ठीक है। तो कैंप प्लांट्स के क्या है फीचर, अब ये तो वही चीज है तो आपने देख ही लिया। अब कंपनसेशन पॉइंट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि भाई ये आपको पता ही है क्या होता है, कंपनसेशन पॉइंट इज इजी, तो इसमें कुछ टफ नहीं है। तो हमें ये पता चला इनका कंपनसेशन पॉइंट कब आता है, जब रेस्पिरेशन इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस, तब कंपनसेशन पॉइंट आता है। तो शेडी प्लांट्स और सन प्लांट्स में से कंपनसेशन पॉइंट किसका हाई होता है, सन प्लांट्स का, ठीक है। और इनका कंपनसेशन कैसा होता है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट लो होता है। जल्दी इनमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हाई हो जाती है रेस्पिरेशन से, जल्दी इनमें फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाती है रेस्पिरेशन के, और इनमें थोड़ी लाइट ज्यादा चाहिए होती है तब जाके फोटोसिंथेसिस इक्वल होती है रेस्पिरेशन के, ठीक है। डन, इतनी बात होगी। उसके बाद क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये क्या है, क्रैसुलेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब इसमें जितने भी सकुलेंट प्लांट है, एगेव, एलो भी आ जाता है, और आई थिंक वेनिला भी आ जाएगा, तो ये आप एग्जांपल्स देख सकते हो, और भी अगर आपको मिलती हैं तो आप लेके आ सकते हो। पाइनएप्पल मैंने आपको बता दिया था। फिर इसमें क्या होता है, एक नया मेथड आता है CO2 को कॉन्सेंट्रेट करने का, जो कि हाई टेम्परेचर में यूज होता है, वेरी हाई, इन वेरी हाई टेम्परेचर। उसमें क्या होता है, जीरोफिटिक प्लांट मिलते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, एगेव हो गया, इन सब में ये काम आता है। स्टोमेटा कब ओपन रहेंगे, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो इनको भी चाहिए। दिन में अगर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आएगी, वाटर लॉस को ही बचाते रहेंगे, ये तो सांस कैसे लेंगे, अपनी फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, खाना कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है, ये अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, कब, नाइट में। अब ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रही है ये देखते हैं। नाइट में क्या हो रहा है, नाइट वाली थोड़ी लंबी है, डे वाली ज्यादा लंबी नहीं है। डे वाली, अगर नाइट वाली आपको समझ आती है तो डे वाली भी आ जाएगी। और ये आप एक चीज आपने नोटिस की होगी, ये काफी सिमिलर है C4 प्लांट्स की, जो साइकिल C4 साइकिल के काफी सिमिलर है, ठीक है। तो C4 प्लांट्स के अगर काफी सिमिलर है तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टार्च कहां पे स्टोर होती है, क्लोरोप्लास्ट में। स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है, स्टार्च को ब्रेक किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में स्टार्च को ब्रेक किया गया ट्रायोस फोस्फेट में। ट्रायोस फोस्फेट में स्टार्च को क्या बनाया गया, पैप बनाया गया, ठीक है। पैप में कन्वर्ट किया गया, या आप लिख दो कि हाँ पैप में कन्वर्ट किया गया, या पायरुवेट से वो बनता है, तो वो हम दूसरे में पढ़ेंगे। ट्राइस फोस्फेट को पैप में फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट किया गया, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। अब 3 कार्बन से 4 कार्बन कंपाउंड बनाना है, तो इसमें 1 कार्बन की जरूरत है, जो कहां से आता है, बाइकार्बोनेट आयन से आता है, जिससे ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बन रहा है, मैलेट। सेम एंजाइम है जैसे कि आपने C4 प्लांट्स में देखा, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं है इनमें, बस ये नाइट में हो रहा है, ये डे में हो रहा है। उस पूरी रिएक्शन को टुकड़ों में तोड़ दिया गया, ठीक है, नाइट में, डे में, तो ये बात है बस। फिर मैलेट को स्टोर कर लिया गया वैक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम NAD मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंड NAD H को किसमें कन्वर्ट किया गया, NAD पॉजिटिव में, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आता है। डन। तो ये सारे प्रोसेस किसमें चले, नाइट टाइम में। उसके बाद डे टाइम में क्या हो रहा है, डे टाइम में मैलेट आयंस को पायरुवेट में कन्वर्ट किया गया। पायरुवेट से पैप आप बीच में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। ट्रायोस फोस्फेट आ गया, फिर स्टार्च आ गई, फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनेओजेनेसिस। शुगर का बनना इस ग्लूकोनेओजेनेसिस। तो कैंप प्लांट्स भी हमारे इसी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंस करेंगे C3 एंड C4 प्लांट्स का, और ओवरऑल हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने पूरा अभी तक पढ़ा, ताकि एक समरी उसकी बन जाए और आपको समझ आ जाए कि क्या क्या पढ़ा, एक बाइंड अप करेंगे उस पूरे चैप्टर का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।